भारतीय सॉफ्टवेयर जगत के चमकते सितारे नारायण मूर्ति की कहानी काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि वो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। इसलिए हम उनकी जीवनी को खुद से रिलेट कर पाते हैं। उनकी कहानी एक आम आदमी की कहानी है। वही आर्थिक सीमाएं, वही चुनौतियां, पारिवारिक कठिनाइयां, लेकिन इसके बावजूद मूर्ति सफलता के शिखर तक पहुंचे। मेहनती भी थे और प्रतिभाशाली भी, और हर बच्चे की तरह उनका सपना था कि वो आईआईटी से इंजीनियरिंग करें। एंट्रेंस भी दिया उन्होंने, खुद पढ़ के दिया, कोई कोचिंग नहीं करी, और रिजल्ट आया तो ऑल इंडिया 17वीं रैंक उनकी आई। लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, दूसरी जगह रहना, उसका खर्चा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया साधारण कॉलेज के अंदर। इंजीनियरिंग करी, इसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप ली और फिर आईआईटी कानपुर से एमटेक कर लिया। पढ़ाई के बाद नौकरी लग गई और उनकी मुलाकात होती है सुधा से। दोनों प्रेम विवाह बंधन में बंध गए। 800 रुपये में इनकी शादी हो गई और दोनों ने इसके लिए 400 रुपये मिलाए थे। इन्फोसिस 7 कर्मचारियों से शुरू हुई और आज 95,000 लोग काम करते हैं। नारायण मूर्ति का जन्म भारत की आज़ादी से 1 साल पहले 20 अगस्त 1946 को मैसूर राज्य के एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता हाई स्कूल टीचर थे, रामाराव, और बच्चे भी बहुत, 8 बच्चे थे, जिनकी 5 बेटियां और 3 बेटे। सैलरी 250 रुपये महीना। इतने परिवार को पालना भी एक मुश्किल काम था। लेकिन नारायण मूर्ति का जो सबसे बड़ा पास टाइम था वो था किताबें पढ़ना, और किताबें पढ़ने का शौक इनको अपने पिताजी से ही मिला। उन्हीं दिनों टाटा कंपनी टेल्को ने एक विज्ञापन निकाला। विज्ञापन के नीचे ये लिखा था कि महिलाएं इस पद के लिए आवेदन न करें। सुधा कुलकर्णी ने इसे पढ़ा तो उनको बहुत गुस्सा आया। सुधा ने जेआरडी टाटा को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी तो गुस्से में लिख दी थी, इसके बाद वो भूल गई। लेकिन ये चिट्ठी जेआरडी तक पहुंची और उनको सुधा की स्पष्टता अच्छी लगी। तो उन्होंने सिलेक्शन बोर्ड से कहा कि भी इसको आवेदन को स्वीकार करो और बुलाओ इस लेडी को। लेकिन 2.5 घंटे उनका इंटरव्यू चला और उनको नौकरी भी मिली। 8 साल तक सुधा ने टेल्को में काम किया। सुधा में लीक से हटके चलने की आदत थी। उनके पिता डॉक्टर थे, बहन भी डॉक्टर थी। वो चाहते थे ये भी डॉक्टर बने, लेकिन उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहां एक भी लड़की नहीं थी, और लड़की नहीं थी तो लड़कियों का टॉयलेट भी नहीं था, लेकिन ना एडमिशन वहीं लेना है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से एमटेक कर लिया। हुआ ये कि सुधा का एक क्लासमेट था प्रसन्ना, तो उससे वो किताबें पढ़ने के लिए उधार लिया करती थी। तो उनके पहले पेज पर अक्सर नारायण मूर्ति लिखा होता था। तो सुधा ने प्रसन्ना से कहा कि भाई ये नारायण मूर्ति कौन है? तो प्रसन्ना ने बताया कि ये पेरिस से लौटे हैं, इंजीनियर हैं, अपने कर्नाटक के ही रहने वाले हैं। अभी मिले नहीं थे, लेकिन सुधा नारायण मूर्ति से आकर्षित हो गई। खैर, सुधा के कहने पर उनके पिता नारायण मूर्ति से मिले, लेकिन पसंद नहीं आया उनको। उन्होंने कहा कि ये शादी हम नहीं करेंगे। अब सुधा भी बेटी तो उनकी थी। उसने कहा
यदि मेरी शादी नारायण मूर्ति से नहीं हो सकती तो किसी से भी नहीं हो। आखिर में माता पिता तो मानते ही हैं। बाद में नारायण और सुधा मूर्ति अमेरिका चले गए और वापस आने के बाद मुंबई में रहने लगे। यहाँ नारायण मूर्ति की मुलाकात होती है नंदन नीलेकणी से, जो IIT मुंबई से आए थे। दोनों में दोस्ती हो गई और कुछ और भी दोस्त मिले, तो सबने बैठ के बात किया कि एक कंपनी बनाई जाए। पैसे किसी के पास नहीं थे, लेकिन खैर है, हिम्मत करी इन्होंने। सातों ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बिजनेस शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपए मिलाने का इरादा किया। अब नारायण मूर्ति के पास तो 10 हजार भी नहीं थे। उन्होंने सुधा से कहा कि भी आप कुछ कर सकते हो। तो सुधा ने कुछ बचत कर रखी थी अपनी माँ की नसीहत पर कि थोड़े पैसे होने चाहिए आपके पास, सेविंग करनी जरूरी है। उन्होंने 10 हजार के 10 हजार नारायण मूर्ति को दे दिए, कहा कि भी ठीक है। और वो खुद टेलकॉम में काम करती रही। ये लोग पुणे आ गए और वहां पर सभी दोस्तों की पत्नियां हेल्प कर रही थी। नारायण मूर्ति ने एक स्टैंडर्ड बनाया था कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो विश्व स्तरीय होंगे और क्वालिटी से हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे। नारायण मूर्ति खुद तो साइकिल पर चलते थे और सुधा ने पैदल जाना शुरू कर दिया। सुधा मूर्ति प्रतिभाशाली थी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल लिया था उसने। इसलिए वो उसका मन था कि जब अपनी कंपनी है तो नौकरी क्यों की जाए, अपनी यहां सेवाएं देनी चाहिए। लेकिन मूर्ति ने एक बात कही, कहा कि भाई कंपनी में आप शामिल मत हो, क्योंकि ये गलत एग्जाम्पल हो जाएगा। हम 7 पार्टनर हैं, अगर आप मेरे साथ आ गए तो ये भी अपने परिवार को इन्फोसिस में लाने की कोशिश करेंगे। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान इन्फोसिस को भी आगे बढ़ने का मौका मिला। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए नारायण मूर्ति ने वेतन और सुविधाएं बढ़ाई। कंपनी बड़ी हो गई थी। बेंगलुरु में 50 एकड़ से ज्यादा एरिया में आधुनिक हरा भरा कैंपस बनाया। इसके साथ साथ अपने कर्मचारियों को शेयर होल्डर भी बनाया इन्फोसिस के अंदर। आज भी सुधा और नारायण मूर्ति एक साधारण फ्लैट में रहते हैं। तो ठीक ही है कि लोग नारायण मूर्ति को कॉरपोरेट का गांधी कहते हैं। जब सुधा मूर्ति ने टेल को छोड़ा था तो उन्हें टाटा के ये शब्द याद रहे कि जो फायदा हम समाज से कमाते हैं वो समाज को वापस करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन बनाया था और सॉफ्टवेयर बनाने के अलावा स्कूल खोलना, गांवों में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, और जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो दवाइयां और एम्बुलेंस, ये उनके जीवन का हिस्सा है। नारायण मूर्ति का ये मानना है कि धन कमाने के लिए योग्यता नहीं, ईमानदारी भी होनी चाहिए। एक एक पैसा गवर्नमेंट के टैक्स का नारायण मूर्ति कंपनी चुकाती है, कोई चोरी नहीं करते। कोई छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो उनको विशेष बनाते। जब कोई गेस्ट आता है इन्फोसिस के अंदर उनके ऑफिस में और कोई चपरासी पानी लेकर आता है तो वो चपरासी का परिचय कराते हैं कि भाई ये मेरा कलीग है, रोजाना 15 घंटे काम करते हैं और दोनों को किताबें पढ़ना
और नारायण मूर्ति को जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक है वो पसंद है। हर महीने नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति दोनों अपनी अलग अलग किताबें खरीदते हैं। सैलरी में एक बजट फिक्स किया हुआ है। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि नारायण मूर्ति को Z+ सिक्योरिटी दे दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा मुझे क्या खतरा है, मना कर दिया उन्होंने। वो कैंटीन में खाना खाते हैं, अब भी कंपनी की कैंटीन में ही खाना खाते हैं, 2nd क्लास में ट्रेवल करते हैं। एक और सपना है उनका कि भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को न्यूट्रिशियस खाना, चिकित्सा और एजुकेशन मिलनी चाहिए। 2008 में सरकार ने नारायण मूर्ति को पद्म विभूषण से अलंकृत किया था। 150 पेज की किताब है ये और बहुत ही दिलचस्प है। 1 या 2 सीटिंग में पूरी हो सकती है, जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि सफल होने वाले लोगों में एक बात मैंने देखी है कि चाहे वो बिल गेट्स हो या वॉरेन बफेट या नारायण मूर्ति या सुधा मूर्ति, सब के सब किताबों से बहुत प्यार करते हैं और किताबों में इन्वेस्ट करते हैं। आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरे। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।